बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। गौर से सुनने वाली बातें हैं क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कोई अच्छा सा प्लान बनाया हुआ था मुस्लिम लीग नवाज़ ने ख़ास तौर पे, और वो प्लान हो गया है नाकाम। और उस प्लान के नाकाम होने के बाद अब वो आ गए हैं सीना जोरी पे और अपने मसल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब अगर ये हो गया तो फिर हम ये कर देंगे और हमने ये फ़ैसला भी नहीं मानना और ये फ़ैसला भी नहीं मानना। मामला क्या है? मामला तो मैं 1 2 3 करके आपको कुछ बयानात आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर आगे ख़बर की तरफ आएंगे। गौर से सुनने वाली बातें हैं। फ़ौजी अदालतों का मामला 9 मई के बाद जितने ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों में, वो काबिल दीद है। यानी कि इतने ज़्यादा खुश हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 9 मई हो गया। ऐसे जैसे कोई ये सान्या नहीं हुआ, बल्कि उनके हाथ में एक ऐसा इवेंट आ गया है और उनके लिए ये एक शादी वाला शादी जैसी खुशी होती है, ऐसी कोई खुशी हो गई है। इसलिए वो 9 मई को लेके वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ जहर उगल रहे हैं, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और उस 9 मई की बुनियाद पे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल जो स्कोर है वो सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी आड़ में 9 मई की आड़ में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, खा वो राना साहब हैं या ख्वाजा साहब हैं या बाकी लोग हैं जितने भी हैं पूरे पंजाब में, वो एक लिस्ट उन्होंने बनाई और लिस्ट बना के पुलिस वालों के साथ मिले और लिस्ट बना के चुन चुन के लोगों को गिरफ्तार करवा दिया और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने। और सारे का सारा उनको पता था कि सारे का सारा इल्ज़ाम तो जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, GHQ की तरफ, सारा इल्ज़ाम उधर जाएगा। हम अपना स्कोर बराबर करते हैं। उन्होंने स्कोर बराबर कर लिया और देखते ही देखते सिर्फ पंजाब में कोई 10,000 से ज़्यादा लोगों को उठा लिया। तो इस वक्त भी 8,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त भी जेलों में हैं। तो उनका ख्याल था उसके बाद फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फौजी अदालतें, इसके हक़ में बाकायदा तौर पे एक कंपेन चलाना शुरू कर दी और उनके साथ कुछ लाइक माइंडेड जो दानिश्वर हैं वो भी मिल गए। ये सारे का सारा प्लान था। और उसके बाद फिर अगला मरहला उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान साहब भी नहीं बच सकते, वो भी इसी रगड़े में आ जाएंगे। यानी कि एक तीर में वो कई शिकार करना चाह रहे थे 9 मई के आड़ में। जबकि इनकी निजी महफिलों की जो गुफ्तगू है, जो कि हमारे फौजी हुक्काम तक भी पहुँच चुकी है, निजी महफिलों की गुफ्तगू, तो उसमें तो इतने खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ 9 मई हो गया और ये आपस में लड़ भिड़ के आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लोग लहान होते जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा और हमारे दरमियान में से पत्ता साफ हो गया। अपोजिशन PTI इमरान खान ये गया और जरदारी साहब को हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। और ये सारी की चीज़ें बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन इस दौरान फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला और फौजी ट्रायल, सिविलियन का फौजी ट्रायल जब शुरू करने की बात हुई फौजी अदालतों में, तो एक रद्द-ए-अमल आया। और सिर्फ रद्द-ए-अमल तब आया जब ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया। ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, लोगों के घरों में घुसी पुलिस और लोगों के घर तोड़ना शुरू कर दिए। मुखालिफिन के PTI के लोगों के घर तोड़ दिए, डेरे तोड़ दिए, गाड़ियाँ ले गए, सब कुछ ले गए। यानी पुलिस ने फिर वो उद्यम मचाया कि वो सारी दुनिया ने देखा। और जो ख़वातीन के साथ हुआ वो अल्लाह ताला हर किसी को उस ऐसे शर से महफूज रखे। ये सब कुछ हुआ। और इल्ज़ाम किस पे? इल्ज़ाम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इल्ज़ाम उस पे आना था। कर ये सारा कुछ रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद जब ये फौजी अदालतों का मामला आया, अब इमरान खान साहब की हद तक तो वो इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि इमरान खान ने पिटीशन फाइल की, एतराज़ लग गया। लेकिन उसके बाद जब इंसानी हकूक़ की तंजीमें दरमियान में आ गई, जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये तो सारे का सारा को बड़ा ही स्क्रिप्ट चल रहा है कि इस 9 मई के चक्कर में ये सारों को फारग करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हुआ ये कि फौजी अदालतों का मामला हुआ। तो जब साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा आए, फिर सिविल सोसाइटी आ गई, फिर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब आ गए। जब ये आए और पिटीशन, इनका ख्याल था कि ये पिटीशन नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस ने ये पिटीशन फाइल की और सिविल सोसाइटी भी आ गई और फिर चौधरी एतजाज़ अहसन खुद बनफ़्स नफ़ीस और फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा के घर पे फायरिंग, ये जब हुआ तो उसके बाद तो पिटीशन फिर उज़ैर भंडारी को पुलिस ले गई। ये सारे के सारे काम जो ऐसे थे कि रियाज हनीफ राही इस्लामाबाद से वो गायब रहे।
تو جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو پھر ظاہر ہے، اور پھر عدالتی فیصلوں کی جب بے توقیری کرنا شروع ہوئی تو یہ معاملہ پھیلتا گیا، اور ود ان جوڈیشری بھی، جوڈیشری کے اندر سے بھی آوازیں، اور پھر بینچ اور بار کے اندر سے جب آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی رہیں۔ اب جیسے ہی ہیئرنگ ہوئی پہلی، تو فوری طور پہ ایسے لگا جیسے ان کا بہت بڑا پلان جو تھا وہ فلاپ ہو گیا اور وہ ناکام ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے دن اس وقت، ایک ایسے وقت میں جب کہ واشنگٹن میں ہماری خارجہ، داخلہ اور دفاعی پالیسی اور معاشی پالیسیوں کا، سیاسی پالیسیوں کا وہاں پہ دفن کی جا رہی تھی، زمین بوس ہو رہی تھی، نریندر مودی اور بائیڈن کی ملاقات کے دوران اس وقت ہمارے قومی اسمبلی میں حال میں کیا تقریر ہو رہی تھی، خواجہ صاحب کر رہے تھے اور چیف جسٹس اور ججز کو لتاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ فیصلہ مان لیں اور آج بینچ ٹوٹ جائے گا، اگلے ہی ایک دو دنوں کے اندر بہت اچھی خبر آ جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ بینچ ٹوٹے گا، بینچ ٹوٹنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا اور بینچ غیر آئینی تشکیل پا جائے گا، لہٰذا یہ معاملہ دوبارہ سے نئے سرے سے۔ تو خواجہ صاحب وہ ہیں جن کو جتوانے والے باجوہ صاحب تھے، انہوں نے فون کیا، فون کر کے انہوں نے جتوا دیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آیا، جیسے ہی بینچ ٹوٹا، بینچ ٹوٹنے کے بعد نیا بینچ بن گیا 7 ممبرز کا، انہوں نے سماعت شروع کر دی۔ اگلے دن پھر اب آ گئے عطا تارڑ صاحب، انہوں نے پھر جلتی پر تیل کا کام کیا اور انہوں نے سیدھے سیدھے الزامات لگا دیے اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی پہ تو عدلیہ بھی بڑی خوش تھی، اور انہوں نے کہا جی اچھا ہوا 9 مئی ہماری طرف سے توجہ ہٹ گئی یہ بات۔ تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا عطا تارڑ صاحب نے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لیں یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ پھر عرفان قادر صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے اور ہم کوئی اور متبادل راستہ اختیار کریں گے، یہ ساری باتیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب رانا صاحب، اور رانا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، اور چونکہ سینئر ترین ججز جو ہیں وہ اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب وہ اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہہ چکے ہیں اس بینچ کو، اور ایسے بینچ کا فیصلہ کیسے مانا جائے گا۔ 2 سینئر ججز خود اٹھ کر نہیں گئے، انہیں بینچ سے مائنس کیا گیا، وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں، اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ یک طرفہ اور ضد پر مبنی تھا، جیسے ہم نے وہ فیصلہ نہیں مانا ویسے ہم یہ فیصلہ بھی نہیں مانیں گے۔ پنجاب انتخابات سے متعلق تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ فل بینچ بنا دیں۔ اب فل بینچ کی بات نہیں کی جا رہی کیونکہ 2 ججز اٹھ گئے ہیں، اور دونوں ججز یہ کہہ کر، جسٹس قاضی فائز صاحب یہ کہہ کر اٹھے کہ یہ بینچ غیر آئینی ہے اور یہ بینچ صحیح نہیں بنایا گیا، جبکہ 8 رکنی بینچ جس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں پروسیجر اور رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جب تک ہے ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو اس میں تو وہ تو آلریڈی سسپینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ نے، تو جب وہ سسپینڈ ہوا ہے تو پھر کیا آتی ہے بات۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہی جاتی ہے کہ 184(3) کے تحت ہم نے فیصلہ کیا ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اور میں نے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، جبکہ 184(3) کی پیٹیشن جو ہے سردار طارق مسعود صاحب نے، جسٹس صاحب نے سنی، جماعت اسلامی سراج الحق والی جو پیٹیشن ہے وہ سنی ہے اور اس پہ آرڈر بھی پاس کیا ہے، 1 مہینے کے لیے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب رانا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی اور سزا بھی دی جائے گی۔ ریاست اور حکومت کا 9 مئی سے متعلق موقف واضح ہے، ریاست کا تو پتہ نہیں لیکن حکومت کا موقف واضح ہے، تو وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو کہانی ہے، یہ تو ساروں کے سٹیٹمنٹس میں نے پڑھ کے سنا دیے، اب جو کہانی ہے اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کل پہلے ہی دن وہ بینچ سے الگ ہو گئے اور اس کے بعد ایک 4-5 صفحے کا نوٹ بھی تحریر فرما دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بینچ غیر آئینی ہے اور اس لیے میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا اور میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں آج تک میں نے کسی بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے لہٰذا میں اس پہ نہیں جا رہا۔ انہوں نے بینچ کو غیر آئینی کہہ دیا اور اٹھ کر چلے گئے، جبکہ وہ ایک ہیں جو کہہ رہے ہیں، جبکہ 7 ممبرز بینچ سن رہا ہے، 7 رکنی بینچ مقدمہ سن رہا ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا آئے گا، کیونکہ یہ اسی طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جسٹس اس وقت کیا ہوا تھا جب انتخابات کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت بھی 2 آنریبل ججز نے اپنا اختلاف کیا اور پہلے 2 ججوں پہ اعتراض کیا، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس نقوی صاحب وہ سائڈ پہ ہوئے، 2 اور ججز نے اپنا اعتراض فائل کیا، اپنا اعتراض حوالے کیے چیف جسٹس صاحب کے اس بینچ کے، اور خود وہ 2 بھی نکل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 2 نہیں ہم 4 ہیں۔ پھر 2 اور جب انہوں نے اختلاف کیا تو انہوں نے کہا جی ہم 4 ہیں،
दो जो गए उनको नहीं गिना गया, बाकी चारों को गिना गया। फिर उसके बाद वही ये 3-5 का फैसला नहीं, ये 4-4-3 का फैसला है। उसी उलझन में वो सारे का सारा फैसला नहीं माना गया, और हालांकि वो फैसला मौजूद है। अब उसी डगर पे चल के ये काम किया जा रहा है, ये जो मामला है। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, वो कहते हैं कि नहीं हम ये फैसला नहीं मानेंगे, ये फैसला नहीं हो सकता, और ये नून लीग कह रही है, ख़ास तौर पे नून लीग कह रही है, और कि जी हमने फैसला नहीं माना। उसकी वजह ये है कि ये जो फौजी अदालतों का मामला है, ये जब कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई, ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की और वो फौरी मंजूर हो गई। उसके फ़ौरन बाद रज़ा रब्बानी साहब सेनेट में बोले और उन्होंने कहा कि जी ये करारदाद जो मंजूर की गई है ये गलत है, और ये अफसोस हुआ कि पार्लिमान को इस्तेमाल किया गया, और सिविलियन के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए, ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कि अगर ये एक दफ़ा रास्ता खुल गया, ये गेट खुल गया, तो उसके बाद फिर ये बंद नहीं होगा। लिहाजा इस पे सख्त तरीन तशवीश पाई जाती है, और तशवीश उस वक्त बढ़ गई जब वकला के ख़िलाफ़ और ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसको रोकने की बात की गई। तो अब यहाँ तक है, अब आगे का मरहला क्या होना है। आगे का मरहला इनका जो प्लान है, जो क्योंकि इमरान खान साहब PTI ये इस सारे मामले में, क्योंकि मामला है फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान, वो इसको बनाना चाह रहे हैं, लड़ाई बड़ी बनाना चाह रहे हैं। नून वाले इस लड़ाई को बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे ज़रा काफ़ी लड़ाई इनकी और बढ़े, और उसमें वो फ्यूल छिड़क रहे हैं, तीलियां लगा रहे हैं और आग भड़का रहे हैं। वजह यह है कि अब इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि आज ये बुनियाद रख दी गई, ये फैसला आ जाएगा, और फैसला आ जाएगा उसमें इनको नज़र आ रहा है कि फैसला क्या आएगा। उसकी वजह है कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जब पिटीशन लेके आए हैं, वो बड़ा ही टू दी पॉइंट है, और उसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। जो एतजाज़ एहसन साहब लेके आए हैं उसमें भी पॉलिटिकल एलिमेंट कोई नहीं है। जो सिविल सोसाइटी ने फाइल किया उसमें भी पॉलिटिकल एलिमेंट कोई नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, बुनियादी आइनी जो हकूक़ हैं उनके हवाले से वो एक तयशुदा एक नुक्ता है, उसी पे ये तीनों फोकस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पिटीशन में कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट हैं, इसलिए वो कुछ साइड पे रखा हुआ है उन्होंने। बाकी तीनों के नंबर भी लग गए हैं, 24, 25, 26 और 2023, उनको वो सुन रहे हैं। अब वो इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये कर भी देते हैं, ये सेटिसाइड ये कर देते हैं जी कि फ़ौजी अदालतों में नहीं होने चाहिए मुकदमात सिविलियन के, जो इनको नज़र आ रहा है कि यह सही होगा, क्योंकि जो सवालात जजेस पूछ रहे हैं उन सवालात में बड़ा वाज़ेह है कि ये मुकदमात दर नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि ये 100 बंदों की लिस्ट बना के बैठे हैं, नून लीग वाले पंजाब से 100 आदमियों को इन्होंने फारग करना है, इंक्लूडिंग इमरान खान, और 100 आदमी अगर फारग हो जाते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा, और वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए फारिग करवाना चाह रहे हैं। तो फ़ौज पाकिस्तान को भी, GHQ को भी सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिकल इनके मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल गोल्स हैं, जो कि ये फ़ौज के कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं, और ये सारी उम्र का जो एक है कशीदगी और एक वो क्लंक का टीका जो है वो लगाना चाह रहे हैं फ़ौज के कंधे, फ़ायदा अपना, सियासी फ़ायदा इनका। और उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का तो 3 साल का टेन्योर है, उन्होंने तो 3 साल बाद चले जाना है, उसके बाद भुगतेगा कौन, ये सारे का सारा फ़ौज के मलबे में, फ़ौज के कंधे पे इस्तेमाल करके सारा मलबा फ़ौज पे डालने की कोशिश, कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, ज़िया साहब के दौर में हुआ, ज़िया साहब ने दिलवाई, और वो आज तक वो चल रहा है 79 से लेके ऑनवर्ड आज तक। वो जो है एक दाग, वो कशीदगी, वो सब कुछ, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने फाइल की हुई है कि जनाब भुट्टो साहब की जो फांसी है इसको रिव्यू किया जाए और इसको देखा जाए, क्योंकि जजेस उसके बाद जजेस ने बहुत सारे इंकशाफात किए थे मरने से पहले, वो करके गए, किस तरीके से हम पे प्रेशर डाला गया। तो अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ये करना है कि जैसे ही ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी और चीफ जस्टिस आ जाएंगे, उमर अता बंदयाल साहब हट जाएंगे और काजी फैसल साहब बन जाएंगे 17 सितंबर को, तो उस वक्त यही चीज़ों को उठा के सामने रखा जाएगा। जस्टिस काजी फैसल साहब उसको टेकअप कर लेंगे, और या फिर ये पिटीशन फाइल करेंगे कि जनाब ये मामला है तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक बेंच बना था और जनाब ने ही पॉइंट आउट किया था, लिहाजा इसको सारे के सारे को अंडू किया जाए। तो ये मामले को खींच के वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, बुनियाद रख दी गई है और इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
کیا یہ اپنا مقصد یہ اچیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے کچھ اور بھی باتیں ہیں، کیونکہ ابھی بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ہاتھ میں 2-3 کارڈ اور رکھے ہوئے ہیں، جو کہ یہ ان کے جو پلان میں رکاوٹ بن جائے گی، جو قاضی صاحب یا یہ مسلم لیگ نواز، قاضی صاحب تو کیا، مسلم لیگ نواز جو سوچ کے بیٹھی ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی صاحب آئیں گے ہم اس کو ریورس کروائیں گے، تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور ایک اور بھی خبر دوں گا، لیکن وہ دوں گا میں انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔